मेरे को पता नहीं चला कि मेरा डायलिसिस हो रहा है। तो आपने एक वर्ड यूज किया, ड्वेल। कोई अगर नया पेशेंट हो जो शुरू कर रहा हो, उसको शायद समझ ना आए। तब मैं थाईलैंड गया था ट्रिप पे, अब हमने मैनुअल लेके गए, सबके एक एक बैग में मैनुअल डाल दिया था ताकि थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। पीडी के साथ मैंने बिल्कुल पूरी जिंदगी का मजा लिया है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। आपने कब शुरू करी डायलिसिस? 2014 में दिसंबर में मैं बीमार हो गया था। उसके बाद से पता चला कि मेरी किडनी ज्यादा खराब हो गई, तो उसके बाद से हमारा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, सीएपीडी जो पेरिटोनियल पेट्स होता है। उससे पहले से वैसे मैं पेशेंट हूँ। 2.5 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ था कि मेरी किडनी खराब है। उसके बाद मेरा एक पीओवी की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से फिर मैं सही चल रहा था, मतलब तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर फिर 2014 में एम्स में जब चेकअप कराने गया, तो उसके आसपास से पहले मेरा एक टेस्ट हुआ था एमसीयू वाला, तो उसकी वजह से शायद मेरे को इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मेरी किडनी और ज्यादा खराब हो गई और मेरी हालत ज्यादा खराब होने के कारण मेरा क्रेटिनाइन और यूरिया बहुत ज्यादा एकदम स्पाइक कर गया। अच्छा। जिसके बाद से एम्स वालों ने मेरे को सजेस्ट करा कि मैं डायलिसिस स्टार्ट कर लूं, सीएपीडी, जो कि घर पे होता है। ठीक है, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में कुछ पहले सुना था? आपको पता था कुछ इसके बारे में? बिल्कुल नहीं जी। जब वहाँ एडमिट था तो मेरे को बस एक चीज मेरी मम्मी ने दिखाई थी, जो कैथेटर डलता है। मैंने कहा ये क्या है, मेरे को पता नहीं था तब। तो मम्मी कह रही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मेरे को बुखार भी नहीं था। पहले पहले जब मैं बीमार होता तो बुखार हो गया था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है। तो फिर उसके बाद मेरे को के गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरी एक सर्जरी हुई है जिसमें मेरा यहाँ पे कैथेटर डला। उसके बाद से मेरे को पता चला डायलिसिस क्या होता है और किडनी खराब होने के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस आपने कितने साल करी? टोटल 9 इयर्स। अभी भी डला हुआ है, अच्छा। पेरिटोनियल का कैथेटर अभी भी डला हुआ है। वो एक बार चेंज हुआ था क्योंकि जो सबसे पहली बार डला था उसके बाद ट्यूब ब्लॉक हो गई थी। पिछले से पिछले साल 2023 में 22 में मेरा जब ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो एक और सर्जरी के बाद नया कैथेटर डला था पेरिटोनियल डायलिसिस। तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, 8 इयर्स कंटिन्यू रहा, फिर 9 इयर्स कंटिन्यू रहा। तो आप सीएपीडी करते हो, तो आप हीमोडायलिसिस क्यों करवाने आए हो? 9 इयर्स के बाद जो उसकी इफेक्टिविटी होती है ना, वो कम हो गई। जो मेरा क्रेटिनाइन है और यूरिया है वो अच्छा। बढ़ता ही बढ़ता चला गया। डायलिसिस की थेरेपी का टाइम बढ़ाने के बाद भी, वॉल्यूम बढ़ाने के टाइम बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि मैं हेमोडायलिसिस पे शिफ्ट हो जाऊं। तो उन्होंने पहले ट्राई करा फिटसुला का। फिटसुला मेरा बन नहीं पाया दोनों हाथों पे, क्योंकि मेरी हम्म। वेन्स पतली थी काफी। तो उसके बाद वहां पे अच्छा। उन्होंने फिर परमाकैट डाला। अभी पिछले साल नवंबर 1 तारीख को परमाकैट ठीक डाला। है। सीएपीडी एक अभी भी इंडिया में बहुत नई चीज है। पेरिटोनियल डायलिसिस इतना पॉपुलर नहीं है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। आपका क्या एक्सपीरियंस था पेरिटोनियल डायलिसिस से पिछले 8 सालों में? मेरे को पता नहीं चला कि मेरा डायलिसिस हो रहा है, क्योंकि एक बार जब मैं को सूटेड हो गया कि मेरे को पता लगने लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को वो एक नेसेसिटी बन गई मेरी, वो कि मेरे को ये करना ही करना है अगर मेरे को ठीक रहना है। तो वो मेरे को प्रॉब्लम से बढ़िया मेरे को एक सोल्यूशन लगने लग गया। वो वैसे भी घर पे करना होता था, तो मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। रात को सोते थे 12 घंटे, रात को 8 बजे लगाया, 12 घंटे सुबह 8 बजे हटा लिया। तो पहले 1-2 साल थोड़ी दिक्कत रही है, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल जैसे रहता है कि नॉर्मल इंसान जी रहा है उससे थोड़ा अलग हो जाता है, पर इतना अलग नहीं होता कि आप जी नहीं सकते। फिर मैंने सीखना खुद स्टार्ट कर दिया, कि मैंने मशीन खुद लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसके अपना डाइट प्लान खुद से करना स्टार्ट कर गया। तो इसकी वजह से फिर जैसे जैसे मैंने खुद सीखना स्टार्ट करा, उसके बाद से मेरे को मेरी दिक्कतें अपने आप ही कम होने लग गई। पर हाँ, आपको पता रहेगा कि आपका डायलिसिस होता है, आपको एक रूल फॉलो करना है कि आपको बाहर का नहीं खाना। आपको रोज अपना ये रहना है कि आपको 8-7 बजे घर पे रहना है, ताकि आप अपनी मशीन आधा घंटा पहले स्टार्ट कर सके। बस ये चीज सीखने को मिली कि पहले से प्लान करके चीजें कैसे रखनी है, 12 घंटे से पहले, कि मैं अपनी सारी चीजें कैसे प्लान कर लूं कि मेरे को अगले 12 घंटे में तैयार कोई रखो दिक्कत ना सब आए। कुछ, हाँ। हाँ जी, यही बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी चीज है पेरिटोनियल डायलिसिस में, सफाई। इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है जब कोई पेरिटोनियल डायलिसिस कराता है, स्पेशली घर पे। तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए इसके लिए? एम्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले तो सबसे बेसिक चीज ये सिखाते हैं कि 6 स्टेप्स में आप अपना हाथ धोए, हमेशा मशीन लगाने से पहले, कनेक्ट करने से पहले। तो वो चीज मैंने अपने रूटीन में डाल ली कि मैं कभी भी कुछ खाना भी पीना कर रहा हूँ, तो मैं पहले 6 स्टेप्स में हाथ धो रहा हूँ। पहला तो क्लीनिंग के लिए हाथ धोना स्टार्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो कमरा है मेरा, एयर प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं दरवाजा पहले बंद करो, पंखा नहीं चलना चाहिए, कोई खिड़की खुली है तो उसको बंद कर लो।
तो ऐसे करके अगर एयर नहीं उड़ेगी तो इन्फेक्शन का कम खतरा हो जाता है। बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर मशीन को सबसे पहले साफ करो अच्छी तरह। ये तो रूटीन में डाल लिया कि हमेशा मशीन लगाने से पहले स्टार्टिंग करनी जरूरी है इन्फेक्शन से बचने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में सुन के, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ही रेयर है। कई लोग हर रोज करते हैं, कई लोग हफ्ते में 5 बार करते हैं। आप कितनी बार हफ्ते में करते थे? डेली होता था, रात को होता था, 12 घंटे के लिए होता था। 4 साइकिल्स होती जिसमें हर 2.5 घंटे या 2 घंटे बाद ड्वेल होता है। तो हाँ जी। मेरा रोज रात को 12 घंटे के लिए होता था। और अभी पिछले साल उसको बढ़ा दिया गया क्योंकि उससे मेरा इफेक्ट कम हो रहा था, तो उसकी वजह से 12 घंटे को 14 घंटे कर दिया गया। ठीक है। तो आपने एक वर्ड यूज किया, ड्वेल। ये कोई अगर नया पेशेंट हो जो शुरू कर रहा हो, उसको शायद समझ ना आए। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि पानी अंदर जा रहा है आपके पेट में, थोड़ी देर रह रहा है और फिर साफ होके वापस आ रहा है। 8 साल में आपको कोई भी इन्फेक्शन हुई पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे? हाँ जी, मेरे को एक बार ही हुई थी। मेरी एग्जिट साइड रेड हो गई थी और शायद ब्लड भी आया था, तो उसके लिए उन्होंने फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी और उसके बाद वो ठीक हो गया था 1-2 हफ्तों में। बस एक ही इन्फेक्शन हुई 8 सालों में? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को डर लगता है कि पीडी में बहुत सारा रिस्क है इन्फेक्शन का, और आप एग्जांपल हो कि 8 साल में अगर आप खुद अपना ख्याल रखो, एक स्केड्यूल फॉलो करो, तो बिल्कुल रिस्क बहुत कम है। अब आप हीमोडायलिसिस पे आ गए हो। आप हफ्ते में कितनी बार कराते हो हीमोडायलिसिस? पिछले नवंबर से स्टार्ट हुआ है और अभी मैं वीक में 2 बार ही करवा रहा हूँ। आप साथ में पीडी भी कर रहे हो या सिर्फ हीमोडायलिसिस कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब करा है कि मैं 2 दिन ये करूँ और ट्राई करूँ कि मैं ज्यादा टाइम पीडी भी करूँ। उसको हाइब्रिड सोल्यूशन कहते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा और क्रेटिनाइन कम एकदम कंट्रोल में रहता है ज्यादा, क्योंकि हीमोडायलिसिस अगर मैं वीक में 2 बार ही कराऊंगा तो वो स्पाइक करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा। और अगर मैं पीडी भी उसके साथ कंटिन्यू करूंगा तो वो एक एक लाइन में चलेगा। ये एक एक्चुअली स्टडी हुई है जापान में, जो और वहां पे कर भी रहे हैं हाइब्रिड डायलिसिस। तो वो बोलते हैं कि आप 3 दिन हीमोडायलिसिस करो और 3 दिन पीडी करो, या 2 दिन जैसे आप कर रहे हो और बाकी दिन पीडी करो। तो उन्होंने देखा है कि इससे क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत कम होता है और सिम्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। अभी तो मैनुअल ही कर रहा हूँ, मशीन से ना करके मैनुअल कर रहा हूँ अभी मैं। एक ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस भी आती है जिसमें मशीन सब कुछ करता है, वो एपीडी बोलते हैं उसको। पहले मेरा 8 साल मशीन से ही हुआ है सब कुछ। हाँ रिसेंटली जी। मैनुअल पे ही कर रहा हूँ ताकि उससे थोड़ा अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह डाला और 7.5% वाला बैग डाला सुबह और पूरे दिन में अपना जो काम करना था कर लिया, फिर रात को आके उसको मैंने निकाल लिया टोटल 8 या 12 आवर्स तक। उससे ये मेरे को बेनिफिट मिलता है। एक और एडवांटेज है पेरिटोनियल डायलिसिस का कि अगर आप किसी छुट्टी पे जाएं तो वहां पे भी कर सकते हैं, अगर फैसिलिटीज हो और आपके पास सामान हो। आपने कोई हॉलिडे करा है पिछले 8 सालों में और बाहर कराए हो पेरिटोनियल डायलिसिस? हाँ जी, हाँ जी। 2019 में जब मेरा 11th क्लास स्टार्ट हुआ था तब मैं थाईलैंड गया था ट्रिप पे, अपनी पेरेंट्स और क्या कहते हैं अपने कजन्स वगैरह के सबके साथ पूरी ट्रिप लगाई थी हमने। 6 to 7 डेज की ट्रिप लगाई थी जिसमें हमने मैनुअल लेके गए थे। वेरी गुड। सबके एक एक बैग में मैनुअल डाल दिया था ताकि थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। हाँ जी। तो मैंने वहां पे भी बहुत एंजॉय करा। मैंने वहां पे जाके स्विमिंग भी करी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये टेप गीली हो गई तो फिर उससे इन्फेक्शन हो जाता है, पर हमने वहां पे भी जाके प्रिकॉशंस लिए। क्या कहते हैं, पहले टेप ली और एक वाटरप्रूफ टेप आती है, क्या कहते हैं प्लास्टिक की आती है, वो लगा के मैंने वहां जाके स्विमिंग भी करी 4-5 दिन। बार टब में भी नहाया मैं और वहां जाके हमने ड्रेसिंग भी करी। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं बाकियों से अलग हूँ, कि मैं वहां गया तो मैं इंजॉय नहीं कर सकता, मैं कहीं ट्रिप पे नहीं जा सकता। पीडी के साथ मैंने बिल्कुल पूरी जिंदगी का मजा लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के। ऑब्वियसली आपके लिए लॉन्ग टर्म बेस्ट चीज ट्रांसप्लांट है। आपने कोई डिस्कशन किया है ट्रांसप्लांट के बारे में? हाँ जी, मेरा डिस्कशन पिछले 7-8 साल से चल ही रहा है। बस ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हो पाया मेरा क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मेरे फैमिली में किसी का भी मैच नहीं करता, और हमने कैडेवर में नोट करा रखा है। डॉक्टर्स ने हमें प्रिस्क्राइब करा था कि क्रॉस मैच करा लें, पर मेरे फादर 60+ हैं और मेरी मम्मी भी शुगर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम क्रॉस मैच नहीं करा पाए। ठीक। आपने कभी होम हीमोडायलिसिस के बारे में सुना है? होम हीमोडायलिसिस के बारे में सुना है का, अभी इंडिया में इतना है नहीं क्योंकि सारी मशीन्स को जो ऑपरेट करता है उसके लिए स्पेशल स्टडी चाहिए होती है। मतलब जो टेक्नीशियन होता है उनको पहले से सीखना पड़ता है, क्या कहते हैं मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इसलिए अभी तो इतना नहीं जानकारी है मेरे को उसके बारे में। ठीक है, वेरी गुड। अगले कुछ सालों में हीमोडायलिसिस घर पे शुरू होगा और बाहर नॉकटर्नल हीमोडायलिसिस हो रहा है, मतलब रात को आप खुद नीडल से अपने फिस्टुला में या अपनी लाइन में लगाइए और सो जाइए और सुबह आपकी डायलिसिस अपने आप हो जाएगी। एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है डाइट। आपकी डाइट में कोई चेंजेस आए हैं जब से आपने डायलिसिस शुरू करी है? पेरिटोनियल डायलिसिस में तो डाइट मेरी नॉर्मल ही रहती थी। 2 रोटी खाना सुबह, नाश्ता करना ब्रेड चाय और उसके साथ फल फ्रूट वगैरह ले लेना एक्स्ट्रा।
बस फाइबर वाली चीजें थोड़ी कम और प्रोटीन वाली चीजें थोड़ी ज्यादा, ये जरूरी है खाना, हाँ जी। क्योंकि पेरिटोनियल में ड्रेन के टाइम पे प्रोटीन निकलता है, तो इसकी वजह से बॉडी में हम्म। प्रोटीन की कमी ना हो, तो उसके लिए प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, ये वेरी चीज गुड। का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी को जो अभी डायलिसिस शुरू कर रहा है? ये एक डिफरेंस है, जरूर है, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, पर इससे आपके ही बेनिफिट के लिए है। आप अगर इसको अडेप्ट करना सीख लेंगे, आप बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना ख्याल रखना और सब आपके हाथ में है। आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो सकते हैं सपोर्ट के लिए, पर मेनली आपको अपनी डाइट प्लान अपने हाथ में है। आपको इन्फेक्शन ना होने का खतरा सिर्फ आपके हाथ में है। आप किसी और पे इस चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो हाथ धो के आपकी मशीन लगा देगा या वो अपना क्लीनिनेस करके आप साफ रख लेगा। आपको खुद को साफ रहना है, अपना डाइट का खुद करना है, और ड्रेसिंग कभी कभी आप किसी और से करवा सकते हैं। मैं अपनी खुद की ड्रेसिंग अपनी मम्मी से कराता हूँ। जब कोई डायलिसिस शुरू करता है, जब किसी को किडनी डिजीज के बारे में पता चलता है, आप बहुत यंग थे, आप 14 साल के थे जब आपने शुरू करा, तो आपको मेंटली कैसा लगा? आपके मूड में क्या बदलाव आया? तो देखो, तो पहले मेरे को पता नहीं था, बिल्कुल मेरे को पता नहीं था, तो मेरे को कुछ कि क्या होने वाला है। पर सर्जरी के बाद जब पता लगने लगा, तब मेरा थोड़ा मूड में चेंजेस ये आए कि मैं थोड़ा सैड था। अरे यार, अब मेरे को हर रात को ये करना पड़ेगा, मैं बारिश में भीगने नहीं जा सकता अब दो बाकियों की तरह। एक बार बारिश हो रही थी, मैंने मम्मी को कहा, मम्मी देखो सब भीग रहे हैं, मैं नहीं भीग सकता। मम्मी ने कहा क्यों नहीं भीग सकता? तो मम्मी ने क्या करा, फिर टेप पे, मेरी टेप लगी हुई थी, उस पर अच्छी तरह पैकिंग कर दी और फिर आप बाहर चले और गए। कहा कि जा अब भीग ले। तो अपनी अपनी घर की छत पे जाके भीग लिया मैं। अच्छा, फिर वेरी गुड। मैंने कहा, मतलब इसका कोई सेंस नहीं हाँ, बनता, मैं छोटा था, कि भीगना क्यों है, हाँ। गीला क्यों होना है बेफालतू में। तो बस वही था कि बचपन में कभी किया नहीं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जा भीग ले। आपको लगता है कि साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट की भी बहुत जरूरत है किडनी पेशेंट्स के लिए? हाँ, थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है कि बंदा सैड ना हो, तो परफेक्ट। ऐसा ना लगने लगे कि बस अब मेरी पूरी लाइफ में बस ये है कि मैं सीएपीडी कराऊं, बस सीएपीडी कराऊं, और मैं बाकी चीजों पे ध्यान ना दूं। नहीं, बट आपने सब कुछ करा है, आप घूमने भी गए, आप अब्रॉड भी गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए किडनी पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो बंदा सेम डिजीज से सफर कर रहा है, उसके जैसे और हो जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उसको नई नई चीजें सीखने को मिलती है कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर एक सोसाइटी होगी, तो मेरे से कोई बड़ा होगा तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर मेरे को ये चीज में दिक्कत आ रही है, तो मैं उससे क्या कैसे वो कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपका मैसेज होपफुली हजारों लोगों को जाएगा, और बहुत हाँ कुछ है जी। आपसे सीखने के लिए। सो वेरी वेरी वेल डन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।